हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनको हम मंच पे आमंत्रित करेंगे और सभी आगंतुक मेहमानों से निवेदन करेंगे कि अपने कर कमलों से वो उनको सम्मानित करें, क्योंकि हमारे अपने अपने क्षेत्र के कर्मठ व्यक्ति हैं वो। तो उसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जिला के, तो शायद आज आपको पहचान में भी नहीं आएगा, एक विद्यालय की दशा और दिशा कैसे बदली जाती है वो इनसे हम सीख सकते हैं, आदरणीय जोगेंद्र धनखड़ जी से। जोगेंद्र धनखड़ जी, प्राचार्य पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झज्जर, ए ट्रू एजुकेशनल लीडर, ए ट्रू स्कूल लीडर। उसके बाद श्री अशोक काद्यान जी, खंड शिक्षा अधिकारी हैं बेरी के, और अपने खंड में दौरा करते रहते हैं और शिक्षा सुधार के लिए प्रयासरत हैं। और उसके बाद आमंत्रित करना हूँ आदरणीय रतिंदर जी, खंड शिक्षा अधिकारी सालावास। एकदम से व्यवस्था कर दी, जो भी आप माइक से आप सुन रहे हैं उनकी गाड़ी में रखते हैं, तो बहुत ही। उसके बाद हरिओम जी, बीआरसी सालावास। उनके बाद हमारे साथी रहे हैं, अब ट्रांसफर हो चले गए संस्थान से, राजीव दलाल जी, काफी विद्वान व्यक्तित्व हैं संस्कृत भाषा के। उसके बाद हमारे इस संस्थान में आदरणीय राणा साहब के सानिध्य में बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य करे सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री राजेश खन्ना जी, जो जिले को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान में रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं हमेशा। उसके बाद हमारे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री सुभाष भारद्वाज जी, सतीश कुमार जी डीपीआरओ साहब, डीपीआरओ साहब सतीश कुमार जी। इसके बाद एक मेरा भी नाम लिखा हुआ है सुदर्शन कुमार जी। सुनील जी भी रह गए, सुनील जी भी रह गए। एक मिनट वेट सर। सुनील जी, उसके बाद मैं निवेदन प्रेषित करूंगा आदरणीय राणा साहब से कि जो हमारे गणमान्य व्यक्तित्व या उपस्थित मंच पे उनको भी सम्मानित करें साथ बैठ करके। सबसे पहले संजय राठी जी, हाँ जी संजय राठी जी, राज सिंह नांदल जी, राज सिंह नांदल जी, मनीष बंसल जी, महेंद्र बंसल जी। उनके बाद मनोज गोयल जी हैं, प्रदेश महामंत्री हरियाणा पत्रकार संघ के, महेंद्र गोयल जी, महेंद्र बंसल जी और मनोज गोयल जी, सॉरी क्षमा प्रार्थी, मनोज गोयल जी महामंत्री हरियाणा। आप तालियां जोर से बजा सकते हैं, तो टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जिन्होंने हमें बहुत ही सामाजिक बातें, पारिवारिक बातों से हमें अवगत कराया और बहुत सहज भाव से हमें सिखाई वो चीजें और सार्थक किया इस संगोष्ठी को, आदरणीय पवन जिंदल जी। तालियां जोर से बजा सकते हैं। वो कहते हैं तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता, तालियां वो बजाते जिन्हें बाजू में दम होता है। दम दिखाओ ना एक बार झज्जर का, माचरौली का, ये होना चाहिए।
आप सब शिक्षक हैं, रोज ऐसे कार्यक्रमों का अपने अपने संस्थान में आयोजन भी करते हैं। जब हम आयोजन करते हैं तो किसी न किसी अतिथियों को बुलाते हैं। तो आज तो अभी हमारे बीच में अच्छे शिक्षाविद श्रीमान धनखड़ जी भी थे, वो भी अपना वक्तव्य देकर गए हैं। अभी बीपी राणा जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उनका तो विशेष तौर पे यही काम है, उनका भी वक्तव्य हुआ है। और हमारे उपायुक्त, इन्होंने शायद ही इस क्षेत्र का कोई बिंदु ऐसा छोड़ा हो जो अभी कहना बाकी हो। अब बार बार मेरे बारे में सबने बोल दिया, वो बोलेंगे, वो बताएंगे। कोई भी व्यक्ति आप बताओ, जब वो किसी कार्यक्रम में आता है, वो कुछ सोच कर आता है कि ये विषय है, मैं इस पर ये बोलूंगा। फिर उसका एक वक्ता उठकर उसकी सूची के 2-3 विषय बोल देता है, फिर उसके कट गए। फिर दूसरा उठता है जो बचा कुछ और जोर लगाता है कि मैं कुछ सोचूं कि भी और कुछ बोलूंगा। फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है। अब मान लो इतने श्रेष्ठ विद्वान लोगों के बोलने के बाद आज आप सोच सकते हैं कि मेरे पास क्या बचा होगा, मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरी इससे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है जो आप ले रहे हैं। परंतु मेरा निवेदन है, मेरे को कहा है आप सबने, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो मैं बोलूंगा। मेरा निवेदन है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ी कैसी है, वो हमारे काम का परिणाम है। जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम आने वाली पीढ़ी है। ये कोई छोटा काम नहीं है। अभी देखिए बहुत सारे बिंदु उन्होंने लिए, परंतु एक बिंदु मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसे बारीकी से उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई कि जब छोटे बच्चे कोई आपस में बात करते हैं तो उनको अगर दूर खड़े होके बारीकी से सुने तो जीवन का सार वो कई बार बोलते हैं। 2, 4, 5 साल के बच्चे, अभी मैं लगभग 1.5 साल पहले की बात है, एक गांव में एक गली में से जा रहा था। 2 बच्चे, एक मेरा ख्याल 3 साल का होगा, एक 5 साल का होगा। वो बच्चे जा रहे थे, मैं गली में से जा रहा था, वो बच्चे अपने घर के आगे कोई छत का लेंटर डला होगा, उसके लिए जो मटेरियल आया था उसमें, अभी आजकल तो क्रशर की रोड़ी आती है, परंतु वो कहीं से रोड़ी लाए थे जो गोल नदी में से आए हुए पत्थर पहले चलते थे। तो रोड़ी थी, उसमें कई रंगों के अच्छे सुंदर पत्थर भी होते हैं। तो लेंटर डल गया और मिट्टी में कुछ रोड़ियां थी। वो बच्चे 2, एक 3 साल का, एक 5 साल का, वो दोनों बच्चे एक छोटा सा बर्तन लेकर गली में अपने घर के आगे वो जो रंगदार ऐसे पत्थर थे उनको चुन रहे थे। इतनी देर में उस अंदर से उन बच्चों की मां ने बड़े बच्चे को आवाज दी, उसका नाम लेकर उसको बुलाया। अब वो बच्चा जा रहा है। जब वो जा रहा है, उन्होंने थोड़े से पत्थर उस बर्तन में इकट्ठे किए। वो 3 साल के बच्चे को बोलकर जाता है कि मम्मी ने बुलाया है, मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना इसको कोई ले ना जाए। अब एक सामान्य बात है, आप निकलते हुए इसको ध्यान दें ना दें, परंतु ये बहुत बड़ी बात कही। 5 साल के बच्चे को आज ये पता है कि पत्थर भी चोरी हो जाएंगे। समाज के प्रति उसके मन में किस प्रकार का सोच है, उस सोच को बदलने का काम है। देश की आजादी को 70 वर्ष हो गए। डीसी साहब ने भी बहुत बातें, हमारे सम्मान की बातें, क्योंकि 1000-1200 वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा। यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, तो अनेक प्रकार के लोग आए। उन्होंने आकर हमारे जो जीवन मूल्य थे,
जो नैतिक मूल्य थे, जो एथिक थे, जो मॉरल वैल्यूज थी, उनको समाप्त करने का काम किया है। आप सबने तो पढ़ा होगा, क्योंकि आप सब शिक्षक हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपने जाकर इंग्लैंड में बोला था कि जब तक मैं भारत का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मैंने दौरा किया है, वहां हम राज्य नहीं कर पाएंगे। वहां एक भी भिखारी नहीं, एक भी चोर चुक्का नहीं, पूरा समाज एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी है। हमें इनके इस चरित्र को समाप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार का लक्ष्य लेकर आए और यह अपनी शिक्षा पद्धति जो श्रेष्ठ थी उसको समाप्त किया, उसको समाप्त किया और उनकी जरूरत के लिए जो क्लर्क उनको चाहिए थे उस प्रकार का पैदा किया। देश की आजादी हो गई। देश की आजादी के बाद तुरंत हमें जो सोचना चाहिए था वो हमने नहीं सोचा, और कुछ उस जमाने में हमारे अनेक प्रकार के सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, उनके द्वारा नैतिक शिक्षा चलती थी। एक पीरियड क्लास में होता था, पूरे दिनचर्या में स्थापित था। उस समय हम इस शिक्षा में नैतिकता इसको जोड़ते थे, इसको पढ़ाते थे। तो वो सब प्रकार के काम समाप्त हो गए। हमारे समाज में हमारे व्यक्ति को तैयार करना, एक श्रेष्ठ मानव तैयार हो, उसके लिए क्या पद्धति थी। अब जब घर में बच्चा पैदा होता है, उसका सबसे पहला गुरु उसकी माता थी। माता उसको सब प्रकार की शिक्षा देती थी। उसके पश्चात जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता था तो गुरुकुल में जाता था, स्कूल में जाता था। जो उसके अध्यापक थे, गुरुजन थे, वो उसको शिक्षा देते थे। गुरु और शिष्य का एक पवित्र रिश्ता था। आज वो पवित्र रिश्ता समाप्त हो गया। आज गुरु और शिष्य ये दोनों एक बिजनेस हो गया। ये मैं पैसे देता हूं, मैं फीस देता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो उसको एक नौकर के रूप में सोच रखते हैं। उसके परिवार के लोग भी उस प्रकार सोचते हैं। आज जैसे आया कि आज बच्चे को डांटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार जो हमारे जीवन मूल्य थे, जो शिक्षा के, जब हमारा आदर नहीं होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दशरथ के 4 बेटे थे। तो दशरथ के बेटे जब उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में जंगल में भेजा, तो दशरथ तो राजा थे, वो बोल सकते थे कि वशिष्ठ को बोल सकते थे कि आप मेरे घर के एसी रूम में इन बच्चों को पढ़ाने आएंगे। राजा के आदेश से तो आते, पढ़ाने आते, पर नहीं। जो ये साधना है, ये साधना वहां जाकर होगी, ये गुरुकुल में जाकर होगी। ये राजकाज के सिस्टम से नहीं होगी, ये उन ऐश्वर्य सिस्टम से नहीं होगी, फिर ये वो नहीं बनेंगे। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपनी बचपन की शिक्षा उस प्रकार से ना की होती तो क्या वो वनवास में ठीक से रह पाते। हमारे जीवन का चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई भी व्यक्ति है, उसका एक सिस्टम है, उसी में से निकलना चाहिए। आज हमारे बच्चों की जो स्थिति है, क्योंकि जब हम लोग पढ़े उस समय परिवार में कई बच्चे होते थे। हम 7 बहन भाई हैं। हमारे पिताजी 12 बहन भाई थे। क्योंकि हम कुछ वर्षों तक बोलते आ रहे थे, पहले 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, फिर हमने कहा हम 2 हमारे 2, अब हम बोलते हैं एक ही काफी और से माफी। तो परिवार छोटा हो गया। परिवार में रिश्ते अब खत्म होते जा रहे हैं। बुआ, मौसी, ताऊ, चाचा नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ही बच्चा होगा तो कौन रिश्ते होंगे। तो परिवार की जो परंपरा है वो समाप्त होगी। पहले जो हमारा परिवार था वो बड़ा परिवार था। 70-80 लोगों का एक आम परिवार होता था, संयुक्त परिवार था। वर्तमान में तब बड़े छोटे मकान में बड़ा परिवार आनंद से, त्याग से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए रहता था, क्योंकि उसको शिक्षण वैसा मिलता था। परिवार से भी मिलता था, गुरुकुल से भी मिलता था, स्कूल से भी मिलता था। परंतु आज घर बड़ा हो गया, परिवार छोटा हो गया,
घर घर नहीं रहा, घर एक 5 स्टार होटल हो गया। 5 स्टार होटल का क्या अर्थ है? हम 5 स्टार होटल का रूम बुक करते हैं, एक हमें काउंटर से चाबी मिलती है, फिर अपनी मर्जी, हम जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, कोई हमें टोकने वाला पूछने वाला नहीं। आज हमारा घर उसी प्रकार का हो गया। तो इस प्रकार से परिवार में मिलने वाले संस्कार समाप्त हो गए। गुरुकुल में जाते थे, विद्यालय में जाते थे, वहां जो संस्कार मिलते थे वहां भी बहुत सारे बंधन हो गए, वो भी समाप्त हो गया। फिर पूंजीवाद ने हमारे समाज में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में उसका एक आक्रमण हुआ, वो शिक्षा पर भी हुआ। आज आप अपने आप को असहाय मत मानो। आप कंपैरेटिवली आज जो कॉन्वेंट स्कूल है, जो दूसरे स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, जो बिजनेस के आधार पर चलने वाले स्कूल है, उनमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी विद्वता आप लोगों से ज्यादा नहीं है। आप एक प्रक्रिया में से निकल कर आए हैं। सरकारी कुछ मान्यताएं हैं कि बीएड होना, प्रॉपर बीएड होना चाहिए, उसकी एक इंटरव्यू होगी, उसमें 500 लोग इंटरव्यू देंगे, उनमें से 5 लोगों का सिलेक्शन होगा। ये सब, उन सब बातों को पूरा करते हुए आप यहां पहुंचे। आप ऐसे नहीं हैं, परंतु उस शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ उसके शिकार हैं। केवल एक नैरेटिव खड़े किए गए, आज ये पुराने समय से चलते आए। जैसे अभी हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो जीता वो सिकंदर। सिकंदर कहाँ जीता? सिकंदर तो इतनी मार पड़ी, अपने घर वापस वो साबित लौट नहीं सका। आज भी हम बोलते हैं जो जीता वो सिकंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज जो 300 के करीब युद्ध लड़े, एक भी युद्ध हारे नहीं, जो जीता वो शिवाजी नहीं बोलते हम। ये उन लोगों ने कहा। अकबर द महान, अकबर द ग्रेट, जो हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर, उनका जनेऊ उतारकर इस भारतीय संस्कृति को समाप्त करते हुए जो भोजन करता था, वो कहां से ग्रेट हो गया? ये सब नैरेटिव उन्होंने शुरू किए थे। आज हम सब जो इस आजाद भारत के, जो एक श्रेष्ठ संस्कृति के रखने वाले उस भारत के नागरिक हैं। देखिए अभी यहाँ G20 हुआ। G20 के दिनों में एक विशेष रूप में आपने बात सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है। ये भारतीय संस्कृति का एक मुख्य सोच है। अब केवल ये सोच नहीं है, कहने के लिए नहीं। अभी आपने देखा होगा ये भारत के जीवन में है। अभी आपने देखा होगा लगभग 1.5 साल पूर्व टर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। हजारों की गिनती में बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, क्योंकि जब भूकंप आता है वो कितनी तीव्रता का आता है उसके मुताबिक वो तो सेकंडों में होता है। तो हजारों की गिनती में बिल्डिंगें गई, लाखों की गिनती में व्यक्ति मारे गए। परंतु राजनीतिक दृष्टि से टर्की के साथ हमारे देश के अच्छे संबंध नहीं थे, परंतु टर्की को सबसे पहले कोई सहयोग और सहायता पहुंचाने वाला अगर कोई देश था तो भारत से सहायता पहुंची। किस लिए पहुंची? भारत में मानवता की सोच है। तो उस मानवता के तहत जो वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं वो हमारे जीवन में भी है। हमारे जो श्रेष्ठ जो पुरानी पद्धति, क्योंकि भारत ऋषियों मुनियों संतों और गुरुओं का देश है। उनके ऋषि मुनि संत गुरु कौन है? जिन्होंने अपने जीवन में सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्य को ठोकर मारकर समाज के लिए जीवन जीना, निष्पक्षता से समाज के लिए कौन सी चीजें, कौन से ऐसे नैतिक मूल्य समाज के सामने रखे जाएं जिसके साथ आने वाली पीढ़ियां अच्छे प्रकार से अपना जीवन यापन कर सके।
ये लाखों सालों के इतिहास में हमारे संतों गुरुओं के द्वारा हमारे समाज में बनाई गई परंपराएं, ये हमारे नैतिक मूल्य हैं, ये हमारे एथिक्स हैं, ये हमारे जीवन मूल्य हैं, जिनके आधार पर हमारी जीवन पद्धति, ये जिसके कारण हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाले विश्व गुरु के रूप में रहे। परंतु आज उस श्रेष्ठ संस्कृति का दोबारा से फिर से बोलबाला पूरे विश्व में हो रहा है। आज पूरे दुनिया में बहुत बड़े बड़े देश हैं, उन सब देशों को अगर हम देखें जिनको दुनिया का नंबर 1 देश आर्थिक रूप में मानते थे, तो ऐसे सब देश आज अंदर से खोखले हो चुके हैं। आज भारत की ओर देख रहे हैं, आज आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, बुरी स्थिति है। परंतु आज कोई मार्गदर्शन करने के लिए दिख रहा है तो भारत, दुनिया का सबसे नंबर 1 देश अमेरिका। आज से 10 साल पूर्व हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब अमेरिका का वीजा मांगते थे तो देने के लिए तैयार नहीं था, परंतु आज भारत की स्थिति बदल गई। आज वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो वर्तमान में जाए इससे पूर्व, वो हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को रेड कारपेट बिछाकर सब तरह के प्रोटोकॉल तोड़कर अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि अगर मैं इनका सत्कार करता हूं, तो इस प्रकार की स्थिति इस भारत की हो रही है। इसमें जो नैतिक मूल्य है उनकी विजय पूरे विश्व में हो रही है। परंतु मैं ये कहता हूं, उन नैतिक मूल्यों को समाज में फिर से स्थापित करने का सबसे बड़ा काम ये 2 लोगों का, एक हमारे परिवार का, एक हमारे शिक्षा संस्थानों का, ये 2 का रोल है। अब परिवार में जो स्थिति है, परिवार में पति पत्नी, समय बोलते थे परिवार रूपी यह जो एक संस्था है, इसके 2 पहिए पति पत्नी है। पति कमाई करने के लिए, व्यापार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए जाएगा, पत्नी उसके कमाए हुए धन से अपने परिवार के बच्चों को जो योग्य संस्कार देकर आगे बढ़ाएगी। परंतु आज भौतिकवाद के युग में, इतनी महंगाई के समय में ऐसा लगने लगा कि एक पति की कमाई से परिवार नहीं चल सकता, क्योंकि हमने अपनी जरूरतें बढ़ा ली, संतोष नहीं रहा। तो उस प्रकार से पति पत्नी दोनों नौकरी के लिए जाते हैं। अभी पति पत्नी दोनों नौकरी के लिए जाता हूँ। कई बार मैं, आप सब लोगों को पता है कि मैं संघ का कार्य करता हूँ, तो संघ में सवेरे सवेरे शाखा जाते हैं। शाखा के बाद हमें लगता है कि आज फला व्यक्ति रोज आता था, ये आज आया नहीं, इसमें घर में कोई दिक्कत ना हो, चलो जाते जाते, घर जाते जाते, जब वापस जाते जाते इनको मिलने चलते हैं। मिलने जाते हैं, तैयार हो रहे हैं, पति पत्नी उनके घर में जाते हैं, दोनों तैयार हो रहे हैं, दोनों तैयार हो रहे हैं। उनका एक 2 साल का बच्चा छोटा, वो ऊंची ऊंची रो रहा है, उसका रोना बढ़ता जा रहा है। तो इसको पूछते हैं, बच्चा क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये तो रोज का काम है, हमें तो अब नौकरी के लिए रोज जाना ही होता है, अब ये इसलिए रोता है कि हम इसको छोड़ के जाएंगे। कहाँ छोड़ेंगे? ये पास में कोई क्रच है उसमें छोड़ेंगे, हमारा कोई रिश्तेदार है पड़ोस में उसके घर छोड़ेंगे, हमने कोई आया रखी हुई है उसके पास छोड़ेंगे, किसी न किसी पास अपनी व्यवस्था की हुई है, उस बच्चे को छोड़कर जाएंगे। वो बच्चा रो रहा है। अभी देखिए, आज हमारा समाज ये पुरुष परिधान है। इसमें क्या हम देखते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे घर में हैं, पत्नी भोजन बना रही है, ये छोटे बच्चे ने कोई टट्टी पेशाब ऐसा कुछ किया, ये पति जो पुरुष है वो बैठा रहेगा, वो बार बार उसको भोजन बनाते बनाते उसको चलाएगा, बोलेगा ये देख बच्चे ने सारा खराब कर लिया, इसको ठीक कर। अब बच्चा तो उसका भी है, बेटा तो उसका भी है, वो नहीं करता। अब वो क्यों नहीं करता? वो तो पिता है। जब पिता ये काम नहीं कर सकता तो जो जिसका ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, वो करने के लिए तैयार नहीं, वो इसको देखने के लिए तैयार नहीं, इसको साफ करने के लिए तैयार नहीं, इसको संभालने के लिए तैयार नहीं। परंतु जो आया क्रच वाला, दूसरा तीसरा, जिसके पास हम इस बच्चे को छोड़ने की बात करते हैं, उसका ही क्या लगता है?
दिन भर हम सुबह 8 बजे छोड़कर जाएंगे, शाम को 6 बजे आएंगे, तो उतने लगभग 8, 10, 12 घंटे ये बच्चा कुछ ना कुछ तो करेगा। जब वो कुछ ना कुछ करेगा तब जिसके पास छोड़ा है वो उसके चूटी काटेगा, थप्पड़ मारेगा, गाली निकालेगा, उससे अभद्र व्यवहार करेगा। अपने परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा, अपने आप को आदर्श रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 4 सीरियल देखें और बच्चों को कहें टीवी मना करो, टीवी इतना ज्यादा मत देखा करो। हमें उसके लिए खुद से त्याग करना पड़ेगा। मेरा निवेदन, क्योंकि बीच में थोड़ा ये खराब हो गया, बातें तो बहुत हो सकती थी, समय भी ज्यादा हो गया, मौसम भी ठंडा है, तो